नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमें ये कैसे पता चलता है कि कोई तारा भाई कितनी दूर है, या फिर एक मॉलिक्यूल, एक अणु कितना छोटा हो सकता है? ये सब कुछ ना एक ही जगह से शुरू होता है, मापन। तो आज हम फिजिक्स की इसी भाषा यानी यूनिट्स और मेजरमेंट्स की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये वो बुनियादी नियम है जो हमें पूरे यूनिवर्स को समझने में मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत बिल्कुल बेसिक सवाल से करेंगे कि भाई ये मापन है क्या चीज। फिर हम देखेंगे कि यूनिट्स के अलग अलग सिस्टम क्या होते हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि वैज्ञानिक बहुत बड़ी और बहुत छोटी चीजों को आखिर मापते कैसे हैं। और हाँ, मापने में होने वाली गलतियों को भी समझेंगे। और आखिर में हम डायमेंशनल एनालिसिस नाम के एक बेहद पावरफुल टूल को भी देखेंगे। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, मापन है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी अनजान क्वांटिटी की तुलना एक जानी मानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से करना है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास की दुनिया को एक ऐसी भाषा में बयान करने का तरीका है जिसे हर कोई समझ सके। अब साइंस में हम जिन चीज़ों को मापते हैं ना, उन्हें एक स्पेशल नाम दिया गया है, फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि। ये कुछ भी हो सकता है, इस मेज़ की लंबाई, दूध का वजन या फिर गाड़ी की स्पीड। सीधी सी बात है, अगर किसी चीज़ को मापा जा सकता है और उसके आधार पर फिजिक्स के नियम बनाए जा सकते हैं, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। कोई भी मेजरमेंट हो, उसके हमेशा 2 हिस्से होते हैं। एक होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी n, और दूसरा होता है उसका यूनिट u। जैसे हम कहते हैं 5 मीटर, तो यहाँ 5 हो गया n और मीटर हो गया u। अब एक बड़ी मजेदार बात है इसमें कि ये दोनों एक दूसरे से उल्टे जुड़े हुए हैं। मतलब अगर हम कोई बड़ा यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो नंबर छोटा हो जाएगा। सोचकर देखिए, 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, बात तो एक ही है ना? लेकिन जैसे हमने बड़ा यूनिट यानी मीटर इस्तेमाल किया तो नंबर 100 से घटकर सिर्फ 1 रह गया। लेकिन जरा सोचिए, अगर हर कोई अपने अपने हिसाब से यूनिट्स इस्तेमाल करने लगे तो क्या होगा? बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए वैज्ञानिकों को आपस में बात करने के लिए, मिलकर काम करने के लिए यूनिट्स के एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ी जिस पर सब सहमत हों। तो चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम्स कैसे बने और विकसित हुए। किसी भी यूनिट सिस्टम में ना 2 तरह के यूनिट्स होते हैं। पहले हैं फंडामेंटल यूनिट्स या मूल मात्रक। इनको आप एक दीवार की ईंटों की तरह समझ सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक होते हैं और किसी दूसरी चीज पर निर्भर नहीं करते, जैसे कि लंबाई, वजन और समय। और फिर दूसरे होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स या व्युत्पन्न मात्रक, जो इन्हीं ईंटों से मिलकर बनते हैं, जैसे कि स्पीड, जो दूरी यानी लंबाई और समय को मिलाकर बनती है। आज जो हम एक ग्लोबल स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा से नहीं था। पहले दुनिया भर में अलग अलग सिस्टम चलते थे। जैसे CGS सिस्टम था, जो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पर आधारित था, या फिर FPS सिस्टम, जिसे फुट पाउंड सेकंड के नाम से जानते हैं। और एक था MKS सिस्टम यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, जो आगे चलकर हमारे मॉडर्न सिस्टम का बेस बना। और फिर पूरी दुनिया ने मिलकर एक सिस्टम पर सहमति बनाई, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम SI सिस्टम कहते हैं। ये साइंस और ट्रेड की ग्लोबल भाषा है। इसमें 7 बेस क्वांटिटीज हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये 7 पिलर्स ही हैं जिनके आधार पर हम फिजिक्स में लगभग हर चीज को मापते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब स्टैंडर्ड यूनिट्स तो आ गए, लेकिन सवाल ये है कि हम इनका इस्तेमाल करके यूनिवर्स की बड़ी से बड़ी चीज़ों से लेकर छोटे से छोटे एटम तक को कैसे मापते हैं। इसके लिए साइंटिस्ट्स ने वाकई कुछ बहुत ही कमाल के तरीके निकाले हैं। अब देखिए, बहुत दूर की चीज़ों जैसे सितारों को मापने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि पृथ्वी के ऑर्बिट के 2 अलग अलग पॉइंट से 6 महीने के अंतर पर एक ही तारे को देखते हैं। ऐसा करने से जो एंगल में बहुत छोटा सा बदलाव आता है ना, उस एंगल यानी थीटा को मापकर और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाकर हम उस तारे की दूरी का अंदाजा लगा लेते हैं। है ना कमाल? चलिए अब यूनिवर्स के दूसरे सिरे पर चलते हैं, मतलब बहुत ही छोटी दुनिया में एक मॉलिक्यूल जैसी चीज को कैसे मापेंगे जो हमें दिखाई भी नहीं देती। इसके लिए एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है ओलेक एसिड का। हम उसकी एक बूंद को पानी की सतह पर ऐसे फैलाते हैं कि बस एक मॉलिक्यूल जितनी मोटी लेयर बन जाए। फिर उस लेयर के एरिया और बूंद के वॉल्यूम से हम उस लेयर की मोटाई का पता लगा लेते हैं, जो असल में एक मॉलिक्यूल का साइज होता है। अब एक बहुत जरूरी बात,
कोई भी मेजरमेंट कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता। हर माप में थोड़ी बहुत अनिश्चितता होती ही है, और इस बात को समझना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए एक्यूरेसी, प्रिसिजन और एरर्स की दुनिया में चलते हैं। अक्सर लोग एक्यूरेसी और प्रिसिजन को एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा फर्क है। इसको एक निशानेबाजी के उदाहरण से समझिए। एक्यूरेसी का मतलब है कि आपका निशाना टारगेट के कितना करीब लगा, और प्रिसिजन का मतलब है कि आपके सारे निशाने एक दूसरे के कितने पास पास लगे। एक अच्छा मेजरमेंट वो है जो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी, यानी सारे निशाने टारगेट के सेंटर में भी हों और एक दूसरे के पास भी। ये जो गलतियां होती हैं ना, ये 3 तरह की होती हैं। पहली है सिस्टमैटिक एरर्स, जो किसी इंस्ट्रूमेंट या तरीके में गड़बड़ी की वजह से होती हैं और हमेशा एक ही तरफ होती हैं। फिर आती हैं रैंडम एरर्स, जो अचानक से होती हैं और किसी भी तरफ हो सकती हैं। और तीसरी होती है लीस्ट काउंट एरर, जो इंस्ट्रूमेंट की अपनी लिमिटेशन की वजह से होती है, मतलब वो सबसे छोटा माप जो वो ले सकता है। तो हम इन एरर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर, जो कि असल वैल्यू और हमारी मापी हुई वैल्यू के बीच का अंतर होता है। फिर हम इस अंतर को असल वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, जिसे रिलेटिव एरर कहते हैं। और आखिर में इसे और आसानी से समझने के लिए हम इसे परसेंटेज में बदल देते हैं, जिसे परसेंटेज एरर कहा जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा मेजरमेंट कितना भरोसेमंद है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जो कि फिजिक्स वालों का एक सीक्रेट वेपन है, डायमेंशनल एनालिसिस। ये यूनिट्स को देखने का एक ऐसा तरीका है जिससे हम बिना कोई मुश्किल मैथ्स लगाए ये चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन सही है या नहीं, और यहाँ तक कि फिजिकल क्वांटिटीज के बीच नए रिश्ते भी खोज सकते हैं। इसका सबसे बुनियादी नियम बहुत ही सिंपल है, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब है कि आप सेब में संतरे नहीं जोड़ सकते। ठीक उसी तरह फिजिक्स में भी आप सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को जोड़, घटा या बराबर कर सकते हैं जिनके डायमेंशन एक जैसे हों। आप लंबाई में समय नहीं जोड़ सकते। ये एक सिंपल सा नियम है, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से पावरफुल है। इस एक सिंपल से नियम के 3 बहुत पावरफुल इस्तेमाल हैं। पहला, हम चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन सही है या नहीं। अगर दोनों तरफ के डायमेंशंस मैच नहीं हुए तो इक्वेशन गलत है। दूसरा, हम इसका इस्तेमाल करके अलग-अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन निकालकर नए फॉर्मूले बना सकते हैं। और तीसरा, हम इसकी मदद से एक यूनिट सिस्टम से दूसरे में आसानी से कन्वर्जन भी कर सकते हैं। देखिए, ये टूल बहुत पावरफुल तो है, लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे कि ये हमें पाए जैसे डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स के बारे में कुछ नहीं बता सकता, और ये उन इक्वेशंस पर भी काम नहीं करता जिनमें ट्रिग्नोमेट्री या लॉग वाले फंक्शंस हो। तो इसकी ताकत को जानना जितना जरूरी है, उतना ही इसकी सीमाओं को समझना भी जरूरी है। तो हमने देखा कि कैसे यूनिट्स और डायमेंशंस फिजिक्स का पूरा ढांचा, एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। वे हमें बताते हैं कि चीजें एक साथ कैसे फिट होती हैं। लेकिन मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर डायमेंशंस फिजिक्स का ब्लूप्रिंट हैं, तो फिर उसकी आत्मा क्या है? शायद वो उन नियमों और सिद्धांतों में है जिन्हें ये डायमेंशंस बयान करते हैं। इस पर सोचिए।